हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 43। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर पारस ने सोनिया के प्यार को स्वीकार कर ही लिया। पारस ये मान चुका था कि शगुन उसका अतीत था और सोनिया उसका वर्तमान। जब पारस ने कम शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की तो सोनिया ने मारे खुशी के उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद सोनिया पारस से दूर हटी और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये शहर मुझे वापस सिर्फ आपके लिए लेकर आया था। आज इस शहर को बाहों में भरने का मन कर रहा है। सोनिया की चमचमाती आंखें देखकर पारस को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने सोनिया के हाथों को थामा और कहा, तो फिर कब कर रही हो? इतनी जल्दी भी नहीं करनी है। अभी तो आपके साथ वक्त बिताना है, बनारस घूमना है, वो सब करना है जो रिलेशनशिप में होता है। जब प्यार हुआ ही है तो क्यों ना शादी भी लव मैरिज हो। सोनिया ने कहा, कभी कभी आप भी बच्ची बन जाती हैं। पारस ने कहा, उम्र कितनी भी बढ़े, दिल हमेशा बच्चे जैसा ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी जीने का मजा आता है। सोनिया ने कहा तो पारस मुस्कुराने लगा और फिर कहा, वो तस्वीर वाली लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शगुन नाम है उसका। कॉलेज में हम दोनों साथ ही थे। मैं नहीं जानता मेरे और उसके बीच ऐसा क्या है जिससे मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। आज भी उसकी आंखों में आंसू देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। मेरे मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं है, बस वो जहां भी रहे खुश रहे। फिर तो मुझे भी उनसे मिलना है जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, सोनिया ने कहा। जल्दी मिलवा दूंगा। शगुन की बहन की सगाई है, तब वो बनारस आएगी, तब मिल लेना। जब उसे पता चलेगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं तो वो बहुत खुश होगी। पारस ने कहा। सोनिया सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी, जिनमें शगुन के लिए आज भी इज्जत और प्यार था, पर यह प्यार दोस्ती वाला प्यार था। सोनिया ये समझ चुकी थी कि उसने पारस के करीब आकर कहा, आपके और शगुन के बीच जो रिश्ता है उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी आप में है, अगर आपकी खुशी शगुन में है तो मुझे आपके साथ वो स्वीकार है, एक दोस्त के रूप में। आप बहुत समझदार हैं सोनिया जी, पारस ने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा। आज से ये सोनिया जी कहना बंद करो और ये आप तो बिल्कुल नहीं सुनना मुझे, सोनिया ने कहा। तो फिर क्या कहकर बुलाएं आपको? मेरा मतलब तुम्हें, पारस ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जो आपको अच्छा लगे, सोनिया ने शर्माते हुए कहा। ठीक है, फिर आज से मैं आपको सोना कहकर बुलाऊंगा, पारस ने कहा तो सोनिया मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद पारस घर के लिए निकल गया। आज पारस भी बहुत खुश था। सोनिया जैसी अच्छी और समझदार हमसफर पाकर वह खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला आया। बारिश का मौसम होने लगा और हवाएं चलने लगी। पारस ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी महक कमरे में चारों ओर फैल गई। पारस कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा और उस महक को महसूस करता रहा। उसके बाद अपनी स्टडी टेबल की तरफ चला आया। उसने वहां रखी किताब उठाई और उसे खोलकर शगुन की तस्वीर उठाते हुए कहा, तुम सही कहती थी शगुन, जब हमारी जिंदगी में कोई सही इंसान आता है तो हमें उससे अपने आप प्यार हो जाता है। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार भी है। वह मुझे बहुत पसंद करती है और मुझे यकीन है वो मुझे संभाल लेगी। वो तुमसे मिलना चाहती है और मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हें सबसे पहले सोनिया से मिलवाऊं। तुम हमेशा मेरे मन में रहोगी शगुन, एक अच्छी दोस्त बनकर। पारस ने उस तस्वीर को वापस किताब में रखा और बंद करके उस किताब को हमेशा हमेशा के लिए टेबल स्टडी की दराज में रख दिया। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी शगुन खाली आंखों से सामने फैले 80 घाट को देख रही थी। क्या से क्या हो चुकी थी उसकी जिंदगी। वहां खड़ी शगुन की आंखों के सामने एक एक करके वो सारे पल आने लगे जो गुड्डू के साथ बिताए थे। गुड्डू से उसकी पहली मुलाकात, गुड्डू का उसके सामने अपने बालों में हाथ घुमाना, चूहे से डर के शगुन से चिपक जाना, नोक झोंक नजदीकियां, गुड्डू का शगुन को बचाना, उसका एक्सीडेंट, सब एक एक करके शगुन के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे और आखिर में आकर रुके आखिरी बार की मुलाकात पर, जब गुड्डू ने नींद से उठकर शगुन को देखा और उससे मुंह फेर लिया।
शगुन को पहली बार कुछ चुभा। गुड्डू भले भूल चुका था, लेकिन शगुन के मन में तो आज भी वही भावनाएं थी। उसकी आंखों में कब आंसू भर आए उसे खुद पता नहीं चला। कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ शगुन थी। जब बारिश की बूंदें उस पर आकर गिरी तो वह अपने ख्यालों से बाहर आई। अचानक उसे कुछ याद आया और वह अपने टेबल के पास चली आई, जिसके ड्रॉअर में शगुन की डायरी रखी थी। शगुन ने उसे निकाला और खोला। आंखों में आंसू थे, फिर भी शगुन के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी डायरी में गुड्डू की तस्वीर रखी थी। शगुन ने अपना हाथ उस तस्वीर पर घुमाया। गुड्डू आज भी उतना ही मासूम लग रहा था जितना पहली मुलाकात में लगा था। शगुन गुड्डू की तस्वीर को निहारती रही और कहने लगी, क्या कभी आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई है जो आपसे भी ज्यादा आपको चाहता है? मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे ये सब। मेरे सामने होकर भी मैं आपसे बात नहीं कर पाती, अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाती। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? हमारी शादी, हमारे लड़ाई झगड़े, क्या कुछ भी याद नहीं है आपको? एक लड़की की शादी के बाद कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं, आपको तो एहसास तक नहीं है। मेरे महादेव मेरी और कितनी परीक्षाएं लेंगे? मैं नहीं जानती, पर आप रहना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ, हमेशा, जिंदगी भर। आप में बहुत बचपना है, लेकिन उस बचपने से कब मुझे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। इंसान अपनी जिंदगी में कई लोगों से प्यार करता है, लेकिन उसका जिसे 2 बार एक ही इंसान से प्यार हो जाए, उसका क्या? जो प्यार कुछ महीनों पहले आपसे हुआ था वो अब और गहरा हो चुका है। आपके और मेरे बीच जो रिश्ता था वो और मजबूत हो चुका है। आपसे कितना भी नाराज रहूं, गुस्सा रहूं, लेकिन जब आपको नहीं देखती हूं तो कुछ चुभता है। मन ही मन बहुत कुछ खलता है, लगता है जैसे कुछ खाली खाली सा है। पर मैं सिर्फ इंतजार कर सकती हूँ, और ये इंतजार कितना लंबा होगा मैं खुद नहीं जानती। शगुन गुड्डू की तस्वीर देखते हुए मन ही मन खुद से बातें किए जा रही थी कि तभी प्रीति और वेदी बातें करते हुए कमरे में दाखिल हुई। उनकी आहट सुनकर शगुन ने जल्दी से डायरी बंद करके टेबल पर रख दी और अपनी आंखों के किनारे पहुंचते हुए कहा, आ गई तुम दोनों? अरे यार दी, पूछो मत, थक गए दोनों। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, ना मुझे ना वेदी को। ऊपर से बारिश शुरू हो गई, बचते बचाते आए हैं दोनों। प्रीति ने हाथ में पकड़े बैग बेड पर रखकर अपना स्कार्फ गले से निकालते हुए कहा, हाँ तो पागल हो ना तुम दोनों, इस वक्त जाने की क्या जरूरत थी? शगुन ने रैंक से तौलिया उठाकर वेदी को दे दिया। वेदी ने अपने हाथ और मुंह पोंछे और कहा, भाभी लेकिन रात में घूमने का मजा ही कुछ और है। वहां कानपुर में तो पिताजी हमें बाहर जाने नहीं देते, लेकिन आज प्रीति ने हमारी ये विश पूरी कर दी। चलो अच्छा हुआ, अब दोनों कपड़े बदल लो और खाना खा लो। शगुन ने कहा तो प्रीति और वेदी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ये देखकर शगुन समझ गई और कहा, समझ गई, बाहर से खाकर आई हो दोनों, है ना? अरे दी क्या मस्त मोमोज थे, पूछो मत, बस उन्हीं से हम दोनों का पेट भर गया। प्रीति ने कहा तो शगुन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो, मैं नीचे जा रही हूँ पापा के पास। शगुन ने कहा, ठीक है दी। प्रीति ने कहा और उसके बाद वेदी के साथ मिलकर बैग से सामान निकालकर देखने लगी। शगुन नीचे आई। खाना बच गया था क्योंकि वेदी और प्रीति दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। शगुन जब किचन से बाहर आई तो घर के दरवाजे पर खड़ा एक आदमी शगुन उसके पास चली आई और उसने कहा, दीदी बहुते भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप यहीं रुकिए भैया, मैं लेकर आती हूँ। कहकर शगुन वापस अंदर चली आई और जो खाना बचा हुआ था वह लाकर उस आदमी को दे दिया। आदमी खुशी खुशी वह खाना लेकर वहां से चला गया। शगुन भी वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर अपने चाचा के घर के बाहर खड़े अमन पर चली गई। अमन शगुन और प्रीति का इकलौता भाई था, क्योंकि शगुन के पापा को सिर्फ 2 बेटियां थी, बेटा नहीं। शगुन और अमन दोनों खामोश खड़े कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर एकदम से अमन शगुन के पास चला आया और कहा, कैसी हो दी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शगुन ने पूछा। ठीक हूँ, आज सुबह ही हॉस्टल से वापस आया हूँ।
मेरे जाने के बाद बहुत कुछ हो गया। आज ही पता चला मुझे। मम्मी पापा ने बड़े पापा और आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया दी। उस पर आपके साथ जो हुआ सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो शर्म आती है अपने माँ बाप पर कि वो इतना कैसे गिर सकते हैं। अमन ने नफरत भरे स्वर में कहा, अमन, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके लिए ऐसी बातें मत करो। मेरे साथ जो हुआ, जो मेरी किस्मत है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। पापा के साथ जो हुआ वो गलत था। चाचा चाची को बस वो नहीं करना चाहिए था। पापा ने या मैंने हमेशा उन्हें अपना समझा, लेकिन उन्होंने नहीं। शगुन ने उदास होकर कहा, नहीं दी, उन्होंने भले ना समझा हो, लेकिन मैं आज भी आपको और प्रीति को अपनी बहन मानता हूँ और हमेशा अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। अमन ने कहा तो शगुन ने उसके गाल को छूकर कहा, तुमने इतना कह दिया, यही काफी है अमन। अब तुम जाओ, अगर चाची ने तुम्हें यहाँ देखा तो नाराज होगी। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कभी इस भाई की जरूरत पड़े तो कहना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहते हुए अमन ने शगुन के पैर छुए और वहां से चला गया। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू ने थोड़ा सा खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। शीशे के सामने आकर गुड्डू की नजरें जब खुद से मिली तो एक कसक उसके मन में उठी और उसने खुद से कहा, अब काहे इतना परेशान हो रहे हो? जब वो बात करने आई थी तुमसे तब तो तुम हो कि एटीट्यूड दिखा रहे थे। अब जब यहाँ नहीं है तो काहे बोराए रहे हो? कोई प्यार व्यार तो नहीं हो गया उनसे? चाचा, कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्डू ने खुद को धुतकारते हुए कहा और बालों में हाथ घुमाते हुए आकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन यहाँ भी उसकी आंखों में शगुन ही घूम रही थी। गुड्डू उलझन में डूबा हुआ अपने हाथ की उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगा कि उसकी नजर अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। गुड्डू ने उसे उंगली से निकाला और घुमाते हुए कहने लगा, ये हमने कब खरीदी? और खरीदी भी है तो पहनी काहे हैं? ये लड़कियों वाले शौक हमको कब से लग गए? साला बहुत ही बवाल है जिंदगी में। अचानक अंगूठी गुड्डू के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी और लुढ़कते हुए बिस्तर के नीचे चली गई। गुड्डू उठा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन कमरे में उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। शायद बिस्तर के नीचे चली गई हो। कहते हुए गुड्डू झुका और अपना हाथ बिस्तर के नीचे डालकर अंगूठी ढूंढने लगा, लेकिन वह नहीं मिल रही थी। ऐसा करते हुए एक दो बार उसका हाथ बिस्तर के नीचे पड़े गोलू के फोन को भी छू गया और उसने कहा, पता नहीं कहाँ का कचरा भरा पड़ा है। जैसे ही गुड्डू का हाथ फोन पर लगा और उसने उसे निकालने का सोचा, तभी उसके कानों में मिश्राइन की आवाज पड़ी और गुड्डू ने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा, हाँ अम्मा, कहो। बिस्तर के नीचे जिस फोन पर गुड्डू का हाथ लगा था, दरअसल वह गोलू का ही फोन था, जो उस रात गोलू की जेब से गिरकर बिस्तर के नीचे चला गया था, जिसमें गुड्डू का वीडियो था। लेकिन गोलू की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था कि सच्चाई के इतना करीब आकर भी वह एक बार फिर उससे दूर चला गया। गुड्डू उठा और मिश्राइन के पास आया तो उन्होंने कहा, गुड्डू, जरा छत से चद्दरें ले आ, मौसम खराब हो रहा है, क्या पता कौन से वक्त बारिश हो जाए। ठीक है, जाते हैं। कहते हुए गुड्डू कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर छत पर आया और तार पर सूख रहे चद्दर उतारने लगा। चद्दर उतार कर गुड्डू जैसे ही जाने लगा, उसकी नजर 2 मकान छोड़कर वंदना आंटी की छत पर गई, जहां दीपक किसी लड़की के साथ खड़ा था। गुड्डू ने दीपक को किसी और के साथ देखा तो उसके जहन में एकदम से वेदी का ख्याल आया। वेदी ने गुड्डू को दीपक के बारे में बताया था। गुड्डू ने दीपक को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने हाथ में उठाई बेडशीट फेंकी और छत से बगल वाली छत पर सीधा ही कूद गया। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 43। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।